नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, मैंने आपके साथ यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम पैटर्न को भी शेयर किया है, यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का सिलेबस भी शेयर किया है और यूपी पीसीएस मेंस का सिलेबस अब मैं शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैंने एक पार्ट शेयर कर दिया है। तो एक्चुअली मेंस का सिलेबस बहुत लेंदी है, तो इसके लिए मैं इसे 2-3 पार्ट में ही शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जो मेरे लिए और आप के लिए, दोनों के लिए परेशानी हो सकती है। तो मैं इसको कई पार्ट में शेयर कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सिलेबस समझ में आएगा। क्या होता है कई बार कि हम एक ही बार में सारा सिलेबस देखते हैं और फिर हम भूल जाते हैं, फिर थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो जाता है। अगर आप ऐसे सीक्वेंस वाइज़ देखेंगे तो आपको भी ईज़ी रहेगा। तो दोस्तों, हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपके साथ आज यूपी पीसीएस मेंस का सिलेबस शेयर करते हैं। कल मैंने पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, जो पेपर 1 था हमारा वो हिंदी था, जनरल हिंदी, पेपर 2 ऐसे का और पेपर 3 जीएस 1। जीएस 1 का पेपर हमारा, जिसमें हमारा हिस्ट्री होता है, जियोग्राफी होता है, इंडियन सोसाइटी होता है और वर्ल्ड हिस्ट्री होता है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री के कई पार्ट होते हैं। आज मैं आपसे GS2 पेपर 4 शेयर करूँगी और कोशिश करूँगी कि GS3 भी शेयर कर लूँ, पेपर 5। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और शेयर करते हैं आपके साथ सिलेबस। तो दोस्तों, ये है हमारा GS2 का पेपर है। ये हमारा वैसे तो पेपर 4 है, बट GS2 है। तो GS2 में हमारे कितने पेपर होते हैं? हमारे GS2 में पॉलिटी होता है और गवर्नेंस होता है, सोशल जस्टिस होता है और IR होता है, जो हमें मेंस में पढ़ना पड़ता है। इसमें से कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो हमारे प्रीलिम्स में हैं, बट कुछ ऐसे ही सब्जेक्ट्स हैं जो हमें सिर्फ मेंस के लिए ही तैयार करनी है। जैसे हमारा ये सोशल जस्टिस हो गया, वो हमें मेंस के लिए ही तैयार करनी है, उसका प्रीलिम्स में रोल नहीं है। और पहले तो IR से उतने क्वेश्चंस नहीं होते थे, बट अब थोड़े बहुत IR के आ जाते हैं क्वेश्चंस, जो न्यूज़ में रहते हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो चलिए हम अपने सिलेबस में आगे बढ़ते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये हो गया हमारा GS2 का पेपर, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है, सिलेबस का पहला टॉपिक है भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना। इसमें हमको ऐतिहासिक आधार, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, क्या क्या प्रोसेस था उसमें, इसके बाद विकास, उसका फिर उसकी विशेषताएं क्या है। बहुत से लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं जो सही नहीं हैं। हम भारत देश के वासी हैं, तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि हमने किसी को नकल नहीं किया, किसी को कॉपी नहीं किया। हमने सिर्फ उनसे अच्छी चीज़ें लेके उसमें अपनी तरफ से चीज़ें जोड़ी हैं, जो हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में सही हैं, उसी को फॉलो किया है। और संविधान में संशोधन वगैरह की जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमें पहले यूनिट में तैयार करनी पड़ती हैं। और बिलीव मानिए दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग होता है ये। UPSC का प्रिपरेशन हो या UP PCS का प्रिपरेशन हो, मुझे जहाँ तक लगता है, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है जो हमें मोटिवेट करती है। जब भी हम किसी एक चीज़ से थक जाएँ या हमें कभी किसी एक चीज़ में बोरियत होने लगती है, तो हम दूसरी चीज़ पे स्विच कर सकते हैं। हम कुछ समय के लिए दूसरा सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं जिसमें हमको इंटरेस्ट आ रहा है। इससे क्या है कि हमारा माइंड भी रिफ़्रेश होता रहता है और हम अपनी पढ़ाई बहुत इंटरेस्ट के साथ, मोटिवेशन के साथ कर पाते हैं। तो इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है कि इसमें डाइवर्सिटी बहुत है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं। हमारा सेकंड यूनिट है संघ एवं राज्यों के कार्य, उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियाँ, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और चुनौतियाँ। ये हमको संघ और राज्य के से रिलेटेड चीज़ें इसमें पढ़नी पड़ेंगी सेकेंड यूनिट में। फिर हम आते हैं अपने थर्ड यूनिट पे। थर्ड यूनिट हमारा है विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण। हमारे देश में शक्तियों का पृथक्करण है। हर जो, जैसे कि हमारी कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, विधायिका है, इन तीनों के बीच में शक्तियों का पृथक्करण है। तीनों को अलग अलग शक्तियाँ दी गई हैं।
तो उसके बारे में पढ़ाई करनी है। फिर हमारा है विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान। फिर हमारा 4th यूनिट है भारतीय संवैधानिक योजना का अन्य देशों के साथ तुलनात्मक अध्ययन। तो हमारी जो भारतीय संवैधानिक योजनाएं हैं उनका जो अन्य देश हैं उनके साथ भी तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ता है कि वहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ क्या है, ऐसा क्या है हमारे यहाँ जो वहाँ नहीं है, या ऐसा वहाँ पे क्या है जो हमारे यहाँ नहीं है। तो ऐसे डिफ्रेंशिएशन करते हुए हमको 4 यूनिट में प्रिपरेशन करनी है। फिर हमारा 5th यूनिट है संसद और राज्य विधायिका, संरचना, कार्य संचालन, शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार और संबंधित विषय। संसद और राज्य विधायिका जो है हमारे, जैसे हमारे संसद में 3 होते हैं। हमारा जो पार्लियामेंट है उसमें होते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो ऐसे ही राज्य विधायिका जो हमारा होता है वो होता है विधानमंडल, जिसमें होता है विधानसभा और विधान परिषद और राज्यपाल। तो ये सेम होता है। संसद में सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे होता है, तीनों में 3 पार्ट हैं। और उसको हमें कंपैरिजन करके यहाँ पे स्टडी करना है कि उसकी संरचना क्या होती है, संसद की क्या होती है और राज्य विधायिका की क्या होती है, फिर कार्य, उनके क्या कार्य होते हैं, कार्य संचालन, शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार और संबंधित विषय। यहाँ पे आपको लगभग चीज़ें तो सेम मिल जाएंगी, थोड़ी बहुत ही आपको अंतर मिलेंगे यहाँ पे। तो फिर हम आते हैं अपने अगले पेज पे। तो हमारा नेक्स्ट पेज है हमारा 6 यूनिट। 6 यूनिट में हमको देखना है कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, फिर संगठन और कार्य, सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, दबाव समूह और औपचारिक व अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका। हमको यहाँ कार्यपालिका और न्यायपालिका की भी डिटेल स्टडी करनी है। अब जैसे हमारी न्यायपालिका सेंट्रल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट है, स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट है, फिर उसके नीचे भी हम आएंगे तो कई सारे कोर्ट मिलते हैं जिसमें हमको अधीनस्थ न्यायालय मिल जाता है, फैमिली कोर्ट मिल जाता है। तो ऐसे जब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे न्यायपालिका में, तो न्यायपालिका में भी आपको बहुत सारे स्तर देखने को लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे उसकी भी डिटेल स्टडी करनी है। और यहाँ पे संगठन और कार्य, सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, सरकार के जो सारे मंत्रालय हैं, जो विभाग हैं, क्योंकि देखिए सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट है या स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट है, कोई एक इंसान इतने बड़े देश को नहीं चला सकता है। हमारे देश की पूरी आबादी देखी जाए तो अभी तो सेंसेक्स नहीं हुआ है, अभी हमारी जनगणना नहीं आई है, पर ऐसा माना जाता है और अदर रिपोर्ट्स जो आए हैं उसके अकॉर्डिंग हम मान सकते हैं कि हमारे देश की जनसंख्या इस समय विश्व में सबसे ज़्यादा है। लगभग 140 करोड़ के आसपास की हमारी जनसंख्या, जो फिलहाल बड़ी ही होगी, घटी तो नहीं होगी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो किसी एक इंसान के लिए इस देश को पूरा चला पाना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए कई सारे मंत्रालय बनते हैं, उसके लिए कई सारे विभाग होते हैं। हर एक विभाग में बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब बांटे जाते हैं कई सेक्टर में, कि आप हर इंसान को इस सेक्टर में, अलग अलग सेक्टर में काम करना है और अपनी रिपोर्ट देनी है। तो देश ऐसे चलता है। आप जब इसमें डिटेल में पढ़ाई करेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि हमें लगता है कोई एक इंसान देश चला रहा है, ऐसा नहीं होता है। उसमें जैसे हम घर पे, हम अपना छोटे से एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम घर चला रहे हैं तो घर में कोई एक इंसान पूरे घर को मैनेज नहीं कर सकता है। तो उसमें कोई फाइनेंस मैनेज करता है, कोई घर की चीज़ों को मैनेज करता है, कोई बच्चों की स्टडी मैनेज करता है। तो घर में अगर 2 पर्सन है तो दोनों मिलके काम करते हैं, 3 हैं तो तीनों मिलके काम करते हैं। तो इस तरह से घर चलता है। तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं इस बात को कि देश इतना बड़ा किसी एक इंसान से नहीं चल सकता है, उसमें सबका सहयोग होता है। और उसी सहयोग के लिए ये मंत्रालय और विभाग होते हैं, दबाव समूह होता है और बाकी सारी चीज़ें होती हैं। और इन लोगों का जो शासन प्रणाली है, हमारे देश में जो शासन चलाया जाता है, उसमें इन लोगों की भूमिका, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कि क्या है। इसके बाद हम आते हैं अपने 7th यूनिट में, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। जो हमारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी। फिर हमारा 8th यूनिट है विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियाँ, कार्य और उत्तरदायित्व। हमारे देश में कई संवैधानिक पद हैं, उन संवैधानिक पदों की नियुक्ति कैसी होती है और वो उनके क्या क्या शक्तियाँ होती हैं, उनके क्या क्या कार्य होते हैं, उनके उत्तरदायित्व क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमको इसमें पढ़नी पड़ेंगी। अब संवैधानिक, जैसे हमारे देश में कई सारी बॉडीज़ होती है, जैसे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल होती है, कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होती है, तो उनके बारे में हमको यहाँ पे डिटेल में पढ़ाई करनी है। फिर हम 9th यूनिट पे आते हैं, ये यूपी स्पेशल से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में राजनीतिक, प्रशासनिक, राजस्व और न्यायिक व्यवस्था का विशिष्ट ज्ञान।
ये हमें पता होना चाहिए। हम यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या उसमें अपेयर होना चाहते हैं, तो ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए यूपीपीसीएस से रिलेटेड। फिर हमारा 10th टॉपिक है करेंट अफेयर्स और क्षेत्रीय, राज्य, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं। हमें इसमें करंट अफेयर्स देखना है जो हमारा रीजनल है, फिर राज्य जो पूरे स्टेट का है, विशेष रूप से जो स्पेशली यूपी का है। वैसे तो हमें पूरे देश का देखना है, बट इस एग्ज़ाम के लिए हमको स्पेशली यूपी का करंट अफेयर्स ज़्यादा देखना है। फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, हमें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के भी करंट अफेयर्स को देखना है। तो ये हमारा पूरा टॉपिक करंट अफेयर्स से रिलेटेड है जो हमें प्रिपेयर करना है। फिर हमारा 11th यूनिट है सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय, उनकी विशेषताएं और कार्य। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर किया था 8th टॉपिक पे कि संवैधानिक पदों की नियुक्ति और संवैधानिक निकायों की शक्तियाँ और कार्य उत्तरदायित्व। तो कुछ पद, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं, तो वैसे ही संवैधानिक होता है, कुछ सांविधिक होता है, कुछ विनियामक होता है और कुछ अर्ध न्यायिक निकाय होते हैं। तो जब हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे तो आपके साथ हम इस बारे में शेयर करेंगे। तो ये हो गया हमारा 11th टॉपिक। फिर हम आते हैं अपने अगले पेज पे। हाँ, ये हमारा गवर्नेंस से रिलेटेड है। अभी तक जो हमने ये देखा ये हमारा पॉलिटी था। अब हम आते हैं गवर्नेंस पे। तो ये हमारा गवर्नेंस है जिसमें है 12th यूनिट और 13 यूनिट हमारा गवर्नेंस का है। हाँ, शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय। तो ये हो गया हमारा गवर्नेंस का टॉपिक। और इसके बाद हमारा एक ये भी गवर्नेंस का टॉपिक है लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका। बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। ऐसा ही कुछ हमको एथिक्स में भी पढ़ना पड़ता है जीएस पेपर 4 में कि लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की क्या भूमिका है और क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो ये हम वहाँ पे तैयार करेंगे। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं अपने 14th यूनिट में विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय। तो जो हमारे अलग अलग सेक्टर्स होते हैं उसमें जो विकास के लिए सरकारी नीतियाँ बनाई जाती हैं उसमें जो भी मतलब उसका जो कार्यान्वयन होता है उसको जो एग्जीक्यूट किया जाता है तो उसके कारण और ये सारे चीज़ें इसमें रिलेटेड हैं, उसके सब्जेक्ट्स वगैरह। तो हम 14th यूनिट में इसको तैयार करेंगे। फिर हमारा 15th यूनिट आ जाता है विकास प्रक्रिया, डेवलपमेंट प्रक्रिया है ये। गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूह, विभिन्न समूहों और संघों, दानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्थाओं, संस्थागत एवं अन्य हितधारकों की भूमिका। अब हमारी जो विकास प्रक्रिया, जो डेवलपमेंट प्रोसेस है हमारी, उसमें जो गैर सरकारी संगठन हैं, जो एनजीओज़ हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, एसएचजी है, हाँ एसएचजी स्वयं सहायता समूह, ये एसएचजी है हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो हमारी नॉन एनजीओ एसएचजी स्वयं सहायता समूह, विभिन्न समूह और भी कई सारे समूह होते हैं। संघ, दानकर्ताओं जो हमें जो डोनेशन करते हैं, लोकोपकारी संस्थाएं, संस्थागत एवं हितधारक की भूमिका विकास प्रक्रिया में, जो हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस है उसमें इन लोगों की भूमिका पढ़नी है हमें। फिर हम आ जाते हैं 16th यूनिट पे। ये है हमारा केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं। केंद्र एवं राज्य द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन इन संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं कल्याण के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकायों आदि का कार्य निष्पादन। तो हमारे केंद्र और राज्य द्वारा जो जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्ग होते हैं, मतलब जो बहुत ऐसे वर्ग जिनको हमारे यहाँ आरक्षण दिया जाता है या जिनको, जैसे कि होता है ना कि हमारे परिवार में ही ऐसे, हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जैसे हमारे परिवार में 4-5 मेंबर हैं। अब उसमें से कोई एक मेंबर ऐसा हो सकता है कि जो फिजिकली अनस्टेबल हो या मेंटली अनस्टेबल है, तो वो हम उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं बाकियों के मुकाबले। हम उसका काफ़ी ध्यान देते हैं, उसके लिए अलग से चीज़ें करते हैं क्योंकि उसको उस चीज़ की सच में ज़रूरत होती है, उसको उस केयर की ज़रूरत होती है। तो ऐसे इतने बड़े देश में हर इंसान कैपेबल हो ज़रूरी नहीं, बहुत से लोगों को। और आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये अति संवेदनशील वर्ग जो है ये किन के बारे में बात किए जा रहे हैं।
तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सच में गवर्नमेंट से कुछ प्रोत्साहन की ज़रूरत है, उन्हें आरक्षण की ज़रूरत है, तो वो हमारी सरकार देती है उनको। ऐसे लोगों को जैसे कुछ हमारे आदिवासी जनजाति हो जाते हैं, कुछ हमारे हमारे यहाँ बहुत निचले तबके के लोग होते हैं जिनको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो देश चलाने के लिए हर किसी को उसके कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देना पड़ता है गवर्नमेंट को, ताकि सभी लोग साथ में मिलके चल सकें, आगे बढ़ सकें। तो इसके लिए सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। फिर उसी संवेदनशील वर्ग की रक्षा एवं कल्याण के लिए गठित तंत्र, जैसे हमारे यहाँ अल्पसंख्यक के लिए अलग से निकाय बने हुए हैं, और जब हम इसको पढ़ेंगे ओबीसी के लिए अलग से है, तो जब हम अपनी पॉलिटी में आगे बढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे पढ़ने के लिए मिल जाएंगी। फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। हमारे नेक्स्ट पेज में है, हाँ, ये सोशल जस्टिस है हमारा। ये हमारे 2 यूनिट सोशल जस्टिस से रिलेटेड है, जिसमें हमारा स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र व सेवाओं के विकास का प्रबंधन से संबंधित विषय। तो हमारा ये रिलेटेड है सोशल जस्टिस से। फिर इसी में है हमारा गरीबी एवं भूख से संबंधित विषय, जो हमें यहाँ पढ़ना पड़ेगा। फिर हम आते हैं अपने IR पे। ये हमारे यूनिट IR के हैं, भारत एवं इसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध। तो हमारा जो हमारे इंडिया का रिलेशनशिप इसके पड़ोसी देशों के साथ कैसा है, जैसे कि इसके पड़ोसी देश में आ जाएगा पाकिस्तान, आ जाएगा चीन, आ जाएगा भूटान, आ जाएगा नेपाल, आ जाएगा म्यांमार, आ जाएगा। तो जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं और भी देश हैं बहुत सारे, तो इनके साथ हमारे देश कैसे, हमारे संबंध कैसे हैं, उसके बारे में यहाँ पे हमें डिटेल जानकारी मतलब डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी। और बिलीव मानिए दोस्त, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग होता है जानना। हम अपने जब देश के बारे में जानते हैं, जब हम ये जानते हैं कि हम जिस देश में रहते हैं उसकी क्या खूबी है, उसकी क्या खामी है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम इस एग्ज़ाम की तैयारी करें या ना करें, पर ये सारी चीज़ें अगर हम जानते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप कहीं भी स्टैंड कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों की नॉलेज आम नागरिक को भी होना चाहिए। फिर हम आते हैं अपने 20 यूनिट पे। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले कारक। तो जो हमारे भारत के मतलब भारत से संबंधित और भारत के हितों को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, यहाँ करार दिया है बट ये कारक होते हैं, ये करार सही नहीं है, यहाँ पे होगा कारक। तो उसको अब मिसप्रिंट हो गया है। फिर भारत के हितों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीतिक का प्रभाव। प्रवासी भारतीय, यहाँ पे हमारे भारत के हितों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियाँ, हमारे भारत के लिए जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनकी जो नीतियाँ हैं या उनकी जो पॉलिटिकल इफ़ेक्ट्स हैं वो हमारे देश के हितों को कैसे प्रभावित करती हैं। और कुछ प्रवासी भारतीय भी हैं, प्रवासी भारतीय जो यहाँ से जाके किसी अन्य स्टेट में अन्य देश में जाके रह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें उन लोगों से रिलेटेड है। फिर हम आते हैं अपने 22nd यूनिट पे, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। हमारे इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल जो संस्थान हैं, जैसे हमारा IMO हो गया, WMO हो गया, ऐसे ही बहुत सारे संस्थान हैं। तो उनकी संस्थाएं, मंच, उनकी संरचना, अधिदेश, इसके बारे में पढ़ना है। यहाँ पे हमको कई सारे संस्थान के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर हम आते हैं अपने अगले पेज पे। हाँ, तो यहाँ पे हमारा सेकेंड पेपर ख़त्म हो गया, GS सेकेंड पेपर। अब हमारा स्टार्ट हो जाता है GS थर्ड। तो GS थर्ड पेपर में हमें इकोनॉमी पढ़ना पड़ेगा और इंटरनल सिक्योरिटी, इकोनॉमी, डिजास्टर मैनेजमेंट और ये पढ़ना है। हाँ, इन्वायरमेंट भी पढ़ना पड़ता है हमको इसमें, साइंस एंड टेक है, इन्वायरमेंट है, तो ये हमें इसमें पढ़ना पड़ेगा और UPSC से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो हमारा इसमें GS थर्ड पेपर में पहला यूनिट है इकोनॉमी का ही है, ये सारी यूनिट इकोनॉमी के ही हैं। भारत में आर्थिक योजना, उद्देश्य और उपलब्धियाँ, नीति आयोग की भूमिका, सतत विकास लक्ष्य। तो इसमें हमको ये काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। फिर हम आते हैं सेकेंड यूनिट, गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के मुद्दे। हमारी तीसरी यूनिट है सरकारी बजट और वित्तीय प्रणाली के घटक। जो हमारा बजट आता है, तो हमको ये थर्ड यूनिट में अपने बजट को पढ़ना है।
सेकंड यूनिट हमारा गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के मुद्दे हैं। जैसे हमारे देश में गरीबी, बेरोजगारी और ये जो सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की बात आती है। और समावेशी विकास एक बहुत ही मतलब इस समय समावेशी विकास का कॉन्सेप्ट चल रहा है कि सबका विकास एक साथ, तो इसके बारे में भी हम पढ़ाई करेंगे। जब हम इकोनॉमी पढ़ेंगे तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में आपसे डिटेल में शेयर करेंगे अपने नोट्स के थ्रू। फिर हम आते हैं फोर्थ यूनिट पे, मुख्य फसलें और फसल प्रतिरूप। इसमें ये हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। सिंचाई प्रणाली एवं सिंचाई के विभिन्न प्रकार, कृषि उत्पादन का भंडारण, परिवहन तथा विपणन, संबंधित मुद्दे और बाधाएं, किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी। तो ये हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और ये चैप्टर भी हमारा एग्रीकल्चर से ही है। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय। फिर हम आ जाते हैं अपने अगले यूनिट पे, जन वितरण प्रणाली, उद्देश्य, कार्य, सीमाएं, सुधार, बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी विषय प्रौद्योगिकी मिशन। तो ये हमारा हो गया सिक्स्थ यूनिट। फिर हम आते हैं अपने अगले पेज पे। हमारे अगले पेज में है पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र। ये हमारा जो हमारा पशुपालन का होता है, मवेशी जो हमारे होते हैं उनसे संबंधित इकोनॉमिक है। ये एक नया टॉपिक मुझे लग रहा है, मैंने शायद मैं इसको यूपीएससी में नहीं पढ़ी या यूपीएससी में शायद ये टॉपिक नहीं है, ये मुझे कुछ नया लग रहा है। फिर हमारा 8th यूनिट आ जाता है भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग एवं महत्व। भारत में जो खाद्य प्रसंस्करण उनसे संबंधित जो उद्योग है उनके क्या महत्व है, स्थान, अप स्ट्रीम व डाउन स्ट्रीम आवश्यकताएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, ये सारी चीज़ें हमको 8th यूनिट में पढ़नी पड़ती हैं। फिर 9th यूनिट में हम आते हैं स्वतंत्रता के बाद भारत में भूमि सुधार। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उसके बाद हमारे देश में भूमि सुधार हुआ था, भूमि सुधार कानून भी आया था, तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें हमको 9th यूनिट में पढ़नी पड़ेंगी। फिर हमारा 10th यूनिट है उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव। तो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की जो प्रोसेस हुआ था हमारे देश में, तो इसका हमारे औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर इनका क्या क्या प्रभाव पड़ा था, उसके बारे में यहाँ पे हमको डिटेल जानकारी मतलब डिटेल स्टडी करनी है। फिर हमारा 11th यूनिट है बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि। तो हमें बुनियादी ढांचा मतलब अपना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर हम आ जाते हैं 12th यूनिट पे, ये यूपी स्पेशल से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का विशिष्ट ज्ञान, राज्य बजट ये हमारा यूपी से रिलेटेड है। विशिष्ट ज्ञान, राज्य बजट, कृषि का महत्व, उद्योग, आधारभूत संरचना और भौतिक संसाधन, मानव संसाधन और कौशल विकास, सरकारी कार्यक्रम और कल्याणकारी योजनाएं। तो ये सारी चीज़ें हमारी जुड़ी हुई हैं, यूपी स्पेशल से रिलेटेड है, तो ये सारी चीज़ें हमको उसी परिप्रेक्ष्य में पढ़ना पड़ेगा। फिर हम आते हैं अपने अगले पेज पे। यहाँ पे हमें पढ़ना पड़ेगा, ये भी यूपी से ही रिलेटेड है, जैसे कि जो सारी चीज़ें हम पूरे देश के बारे में पढ़ेंगे वही सेम चीज़ें हमको यूपी से रिलेटेड भी पढ़नी पड़ती हैं। तो 13 यूनिट हमारा आ जाता है उत्तर प्रदेश के कृषि, बागवानी, वानिकी और पशुपालन संबंधी मुद्दे। फिर हम आते हैं अपने 14th यूनिट पे, ये हमारा साइंस एंड टेक का है। हाँ, ये हमारा 14, 15, 16 और 17 4th यूनिट हमारे साइंस एंड टेक के हैं। तो हमारा फर्स्ट से 13 यूनिट तक इकोनॉमी है, 14 to 17 यूनिट हमारा साइंस एंड टेक है। तो हम देखते हैं इसमें साइंस एंड टेक में क्या क्या पढ़ना है हमको। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विकास एवं अनुप्रयोग और दैनिक जीवन पर इसका प्रभाव। तो जो हमारा साइंस और टेक्नोलॉजी है उसका जो डेवलपमेंट है, उसका यूज़ है, उसका हमारे जो डेली लाइफ पे उसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या प्रभाव है, उसको हम किस तरह से ले रहे हैं, किस तरह से उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके इफेक्ट, साइड इफेक्ट, सारी चीज़ें हमको इसमें पढ़नी पड़ती हैं। फिर 15th यूनिट में हम आ जाते हैं, इसमें है सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, स्पेस टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ डिटेल में पढ़नी पड़ती हैं। प्रीलिम्स में इसका उतना रोल्स नहीं है, वैसे देखा जाए तो यूपीएससी में साइंस एंड टेक का प्रीलिम्स में बहुत रोल है, बट यूपीपीसीएस में साइंस एंड टेक का उतना रोल नहीं है प्रीलिम्स में। यहाँ पे जनरल साइंस का
ज़्यादा रोल है। फिर हम आते हैं अपने 16th यूनिट पे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियाँ, देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास। तो हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियाँ क्या हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम इंडियंस की क्या उपलब्धियाँ हैं, और देशज रूप में प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास, हमारे यहाँ जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उन सारी चीज़ों के बारे में हमको उसमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। फिर 17th यूनिट हमारा है बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता और डिजिटल अधिकारों से संबंधित मुद्दे। तो ये हमारा बौद्धिक संपदा है, अधिकारों से संबंधित विषय के संबंध में जागरूकता। हमारा जो बौद्धिक संपदा है उससे रिलेटेड कई सारी चीज़ें भी होती हैं, कई प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, कहीं क्राइम से रिलेटेड हो जाता है, कोई साइबर अफेक्ट होता है उसके ऊपर। तो इसके विषय में हमको जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है, और उसमें हमारे क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या हमें इसके अगेंस्ट में मिलता है, मतलब कहते हैं ना कि इसके अगेंस्ट में क्या क्या लॉ है, वो सारी चीज़ें हमको इस टॉपिक में, इस यूनिट में पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद हमारे ये एक टॉपिक है इन्वायरमेंट का। तो 18th यूनिट हमारा इन्वायरमेंट का है। इन्वायरमेंट हमको पर्यावरण सुरक्षा और पारिस्थितिकी तंत्र, वन्यजीव का संरक्षण, जैव विविधता, पर्यावरण प्रदूषण व क्षरण, पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन। ये एक यूनिट हमें मेंस में भी पढ़ना पड़ता है, प्रीलिम्स में भी है। तो हम यहाँ तैयार करेंगे तो हमारा प्रीलिम्स भी तैयार हो जाएगा इसके बेस पे। हमें PYQ उसके लिए देखना पड़ेगा, और यहाँ पे हमको इन्वायरमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। फिर हम आते हैं अपने अगले पेज पे। यहाँ पे हमें डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ना है। तो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट का चैप्टर कौन कौन सा है, ये डिजास्टर मैनेजमेंट का है। फिर इसके बाद ये यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है, हमारा एक ही यूनिट है डिजास्टर मैनेजमेंट का और एक ही यूनिट है इन्वायरमेंट का। बाकी ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से इंटरनल सिक्योरिटी। तो डिजास्टर मैनेजमेंट पे हमको क्या पढ़ना है, डिजास्टर मैनेजमेंट पे हमको पढ़ना है 19th यूनिट में गैर पारंपरिक सुरक्षा और सुरक्षा चुनौती के रूप में आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन। तो जो मतलब जो हमारे यहाँ आपदाएँ आती हैं उसका न्यूनीकरण, उसका प्रबंधन कैसे करना है। सिलेक्शन के बाद जब आप DM बनते हैं या SDM बनते हैं, जैसे UPSC के जो तैयारी करते हो, सिलेक्शन के बाद अगर DM बनते हैं या UP PCS में SDM बनते हैं, या तो उनको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि उनके वो जहाँ पे पोस्टेड हैं, जहाँ पे वो उनकी सर्विस है, वहाँ पे अगर ऐसी कोई आपदा आ जाती है तो उसके लिए हम उसका प्रबंधन कैसे करेंगे, आपदा आने के पहले हम क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, आपदा आने के बाद हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी। इसके बाद हमारा यूनिट स्टार्ट होता है इंटरनल सिक्योरिटी का, जिसमें हमारा 20th यूनिट है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियाँ, उग्रवाद के कारण और प्रसार, संचार नेटवर्क, मीडिया और सोशल नेटवर्किंग की भूमिका, परमाणु प्रसार। तो इसमें हमको पढ़ना है 20th यूनिट में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियाँ, उग्रवाद के कारण, प्रसार, संचार नेटवर्क, मीडिया और सोशल नेटवर्किंग की भूमिका, परमाणु प्रसार। तो ये जब हम पढ़ेंगे अपना इंटरनल सिक्योरिटी, तो उसमें ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी कि उग्रवाद के कारण क्या है, उसका प्रसार कैसे हुआ, बाकी सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। फिर हमारा 11th यूनिट है साइबर सुरक्षा, मनी लॉन्ड्रिंग और मानव तस्करी। और फिर 22 यूनिट है हमारा भारत की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, उग्रवाद और संगठित अपराध। ये सारे हमारे इंटरनल सिक्योरिटी में आ जाते हैं चैप्टर। वहाँ पे हमको इसकी डिटेल स्टडी करनी है। जब मैं इसको पढ़ूँगी तो आपके साथ इसको शेयर करूँगी। फिर हमारा 23 यूनिट है भारत में सुरक्षा बलों की भूमिका, प्रकार और जनादेश। और फिर 24 यूनिट है हमारा उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में कानून और व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा संबंधी मुद्दे। तो ये सारे जो हमारे चैप्टर हैं ये हमारे रिलेटेड है इंटरनल सिक्योरिटी से। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, जो हम सबके लिए उतनी सही नहीं रहेगी, क्योंकि मुझे भी स्टडी करनी है। आप समझ सकते हैं कि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ और मैं भी तैयारी कर रही हूँ, तो उसके लिए मुझे भी थोड़ा समय चाहिए होता है और ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी पड़ती है, तो मेरा इसमें भी समय जाता है थोड़ा। तो मैं इसको कई पार्ट में ही शेयर कर पाऊँगी आपके साथ, और आशा करती हूँ कि ये सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, आपको इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।